गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो केमिस्ट्री का पार्ट 2 होगा। पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से जा करके आप पार्ट फर्स्ट देखिए। इसके बाद आज का लेक्चर शुरू करते हैं जो पार्ट 2 के नाम से है। पार्ट फर्स्ट में दोस्तों हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है, प्रोटॉन के बारे में पढ़ा है, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है, एलिमेंट्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा है। तो आज जो अपना टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है परमाणु पर और परमाणु के प्रकार पर। परमाणु क्या होते हैं ये तो अपन जान गए थे, इसके आगे पढ़ना है परमाणु एवं उसके प्रकार। परमाणु एवं उसके प्रकार, ये आज का अपना टॉपिक है। तो परमाणु के जो प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो परमाणु जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आइसोटोप्स, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं समभारिक परमाणु। दूसरा होता है समस्थानिक और थर्ड होता है रेडियो एक्टिव। ये 3 तरह के परमाणु होते हैं। नंबर 1 हो गया समभारिक, समस्थानिक और रेडियो एक्टिव। मूल रूप से ये 3 काइंड्स के एटम्स होते हैं, 3 काइंड्स के परमाणु होते हैं। अब समझते हैं कि समभारिक का मतलब क्या होता है, समस्थानिक का मतलब क्या है, रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है। यहां से आप लोगों को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, बहुत आराम से करिए। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर आपको सीक्वेंस में मिलेगा, उसी सीक्वेंस के अंतर्गत आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। तो दोस्तों जो समभारिक होता है आपको कुछ इसमें खास याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए, देखिए नाम पर ही देखिए समभारिक है, मतलब जिनका भार समान होगा। समान क्या होगा, भार इनका समान होगा, और जो समान होगा इनका भार, और जो इनका स्थान है ना वो समान नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है, देखो जो समस्थानिक हो गया तो भार इनका समान रहेगा लेकिन उनका परमाणु क्रमांक समान नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी लेकिन प्रोटॉनों की संख्या जो है सेम नहीं हो सकती। आई बात समझ में? या कि अगर ये समझ में नहीं आ रही तो इस बात को छोड़ दो, केवल आप इतना ध्यान रखो कि समभारिक में क्या होता है कि भार जो है समान रहेगा, भार जो है वो आपका समान रहेगा लेकिन जो आपका स्थान है, परमाणु क्रमांक जो है वो समान नहीं रहेगा। इस यहाँ पे मैंने क्रॉस का सिंबल लगा दिया है, तो इस चीज को आप समझ जाइए कि उनका स्थान जो है वो समान नहीं रहेगा जबकि इनका भार जो है वो समान रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखें, कार्बन 12 देखें और कार्बन 14 देखें, तो जो ऊपर संख्या लिखी जाती है वो उसका भार लिखा जाता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पास एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब इनका भार सेम नहीं है। लेकिन अगर इनका परमाणु क्रमांक हम देखें तो परमाणु क्रमांक दोनों का ये होता है। ठीक है, तो ये कैसे है, इनका ये क्रमांक कहलाता है, इनका स्थान कहलाता है। तो इनका स्थान क्या है, सम है, बराबर है, तो इनको हम समस्थानिक कहेंगे, समभारिक नहीं कहेंगे। ये क्या हो जाएंगे, समस्थानिक हो जाएंगे, समभारिक नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो समस्थानिक जो होता है, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है दोस्तों, इनका क्रमांक जो है वो समान होता है, जबकि समभारिक में क्या होता है, भार समान होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पास मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल समझिए कि 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 236, ये यहां पास देखिए दोनों का ये नीचे वाली जो संख्या होती है इसको हम क्रमांक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रमांक बोलते हैं। तो दोनों का जो क्रमांक है, दोनों का जो स्थान है वो दोनों में सेम है।
लेकिन यहाँ पास देखिए ये जो भार इनका दिया हुआ है, ये जो मास नंबर दी हुई है समान नहीं दी हुई है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये दोनों भी जो है आपके समस्थानिक होंगे, ये दोनों भी आपके क्या होंगे समस्थानिक होंगे। अब समभारिक के बारे में एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आयोडीन 31 को देखते हैं, आयोडीन 31 को देखते हैं और थोरियम 31 को देखते हैं, 131 को देखते हैं। तो यहाँ पास देखिए कि एक थोरियम हम ले रहे हैं और दूसरा हम आयोडीन ले रहे हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर काफी अलग होता है, लेकिन इन दोनों का जो भार होता है, जो द्रव्यमान संख्या होती है, जो मास नंबर होती है, वो दोनों का समान होता है। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, जिनका भार समान होगा, ऊपर वाली संख्या जिनका समान होगा वो समभारिक कहलाएंगे, लेकिन नीचे वाली संख्या जिनकी समान होगी वो समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर पर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव क्या होते हैं। दोस्तों जो रेडियो एक्टिव होते हैं उनको समझ लेते हैं। रेडियो एक्टिव जो परमाणु होते हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है, पहले तो ये देखिए कि रेडियो एक्टिव की खोज कैसे हुई और कब हुई। रेडियो एक्टिव की खोज जो है हेनरी बैकुलर ने किया था, ये आपको याद रखना है। हेनरी बैकुलर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था। हेनरी बैकुलर ने क्या किया, इन्होंने एक प्रयोग किया था। एक बार ये अपनी लैब में काम कर रहे होते हैं और जब काम कर रहे थे तो अपनी फोटोग्राफी फिल्म को उसमें एक पॉलीथीन लगा करके रख दिया कुछ दिनों के लिए। जब कुछ दिन के बाद देखे तो उन्होंने देखा कि उनकी फोटोग्राफिक जो फिल्म थी वो ब्लैक हो गई। तो हेनरी बैकुलर के दिमाग में ये बात आई कि कोई ना कोई ऐसी चीज तो अवश्य है, कोई ना कोई चीज ऐसी अवश्य है जिसने इस फोटोग्राफी फिल्म को जो है तो प्रभावित कर दिया है। वहीं से हेनरी बैकुलर ने क्या किया, पियरे के साथ और क्यूरी के साथ, मैडम क्यूरी एवं जॉन पियरे के साथ मिलकर के इसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने पता लगाया कि उस फोटोग्राफिक फिल्म में यूरेनियम नाम का रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। दोस्तों इस तरह से रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई थी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया, तो हेनरी बैकुलर ने किया। अब समझ लेते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते क्या हैं। तो इसके लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पास हम कोई मेटल की परत लगा देते हैं, ये किसी भी मेटल की हो सकती है। यहाँ पास हम अननोन जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लेते हैं, ये अननोन है, हमको नहीं पता है कि ये क्या है, कैसा है। और यहाँ पास दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि कैथोड लगा देते हैं और एनोड लगा देते हैं। यहाँ पास सपोज करिए कि ये मैंने कैथोड लगा दिया, आराम से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पास सपोज करिए कि हमने एनोड लगा दिया। अब क्या होता है रेडियो एक्टिविटी में कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी बाहरी डिस्टरबेंस के स्वयं ही अल्फा, बीटा, गामा रेज को उत्सर्जित करते रहते हैं। उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव का आप ध्यान रखिएगा कि बिना किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के ये स्वयं ही अल्फा, बीटा एवं गामा रेज की जो है ये उत्सर्जन ये लगातार करते रहते हैं। तो यहां पास से ये अब स्वतः ये इमिट करेगा, कोई भी रेज इमिट करेगा। तो सपोज करते हैं कि ये रेज इमिट किया इसने और ये कहां पर आ गई, कैथोड पर आ गई। तो कैथोड पर जो आ गई तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये अल्फा है। क्यों? क्योंकि अल्फा जो होती है पॉजिटिव होती है और डिफरेंट चार्ज में ही अट्रैक्शन होता है। ये कैथोड में हमेशा माइनस की रिएक्शन होती है, अल्फा जो होती है वो हमेशा प्लस होती है। तो प्लस और माइनस जब डिफरेंट चार्जेस होंगे तभी उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो ये कैथोड की तरफ आई, इसलिए इस किरण को हम क्या बोल देंगे कि ये अल्फा है। एक और किरण इससे होकर के गुजरती है और सपोज करते हैं कि ये बीटा की तरफ चली जाती, सॉरी एनोड की तरफ चली जाती है। एनोड में हम जानते हैं कि प्लस चार्ज होता है,
तो बीटा इसके पास गई तो बीटा के पास कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जब डिफरेंट चार्जेस होंगे तभी उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, अदरवाइज उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होने वाला है, उनके बीच में हमेशा रिपल्सन होता है। और तीसरी जो किरण निकली वो किसी भी इलेक्ट्रोड के पास नहीं गई, सीधे निकल गई, इसलिए इसको उन्होंने क्या कह दिया, गामा रेज कह दिया दोस्तों। तो इस तरह से रेडियो एक्टिविटीज की खोज होती है और एलिमेंट की यही प्रॉपर्टी कि बिना बाहरी हस्तक्षेप के अल्फा बीटा गामा रेस को इमिट करते रहें, यही क्वालिटी क्या कहलाती है, रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, रेडियो धर्मिता कहलाती है। और ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे तत्वों को, ऐसे एटम्स को, ऐसे परमाणुओं को हम रेडियो एक्टिव परमाणु कहते हैं। अब समझ लेते हैं कि ये अल्फा किरण, गामा, बीटा, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इससे पहले मैं बता दूं कि मैडम जो क्यूरी थी, मैडम क्यूरी ने दोस्तों रेडियम की खोज किया। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज किया, रेडियम की खोज किया। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया, तो हेनरी बैकुलर ने किया। रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट भी पूछ लिया जाती है, कभी कभी पूछ ली जाती है, तो उसकी यूनिट होती है बैकुलर। दोस्तों इसकी यूनिट भी होती है बैकुलर, क्योंकि इसको खोज जो किया था तो हेनरी बैकुलर ने ही किया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये रेडियो एक्टिव क्या होते हैं और रेडियो एक्टिविटीज में क्या क्या घटनाएं होती हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अपन देखते हैं कि अल्फा रेज क्या होती है, बीटा रेज क्या होती है और गामा रेज क्या होती है। इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी पेनिट्रेशन पावर को लेकर के पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, अल्फा रेज की हम प्रॉपर्टी देखते हैं, अल्फा किरण की हम प्रॉपर्टी देखते हैं। अल्फा किरण ये क्या करती है, अल्फा किरण, आराम से देखिएगा, मैं हूबहू क्वेश्चन उठा रहा हूं, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपको लाइन वाइज आपको समझाऊंगा, देखते जाइएगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फा जो किरण होती है वो धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक होती है। ये क्यों धनात्मक होती है, कैसे हम जानते हैं कि ये धनात्मक होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये निगेटिव सिरे की तरफ गई थी। अगर ये निगेटिव सिरा की तरफ गई थी इट मींस दैट ये पॉजिटिव है, क्योंकि जब इनके बीच में चार्जेस डिफरेंट होंगे ना तभी इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, अदरवाइज वो निगेटिव सिरे के पास जा ही नहीं सकती। इस कारण से ये धनात्मक होती है। दूसरी आप ध्यान रखिए, दूसरी क्वालिटी, जो अल्फा किरण का मान होता है दोस्तों, इसकी जो वैल्यू होती है वो हीलियम एटम के बराबर होती है। बहुत पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, हीलियम एटम के बराबर होता है। 2He4 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी थर्ड क्वालिटी अपन देख रहे हैं, थर्ड क्वालिटी इसकी देखें तो इसमें आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, आयनित कर देती है। जिसके ऊपर ये पड़ती है, गैसों के ऊपर पड़ती है तो उसको आयनित कर देती है। आयनित का मतलब क्या होता है, वो चीज आयन में कन्वर्ट हो जाती है। आयन में कैसे कन्वर्ट होती है उसको हम समझ लेते हैं पहले। तो एक क्वालिटी इसकी हो गई कि आयनित कर देती है, आयनित करती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आयनित करती है। अब आयनित क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने सोडियम का एटम लिया, सपोज करिए ये सोडियम है। ये जो नॉर्मल स्टेज में है हम देख रहे हैं कि सोडियम के पास जो है 11 एलिमेंट होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणु क्रमांक होता है। मैंने कल बता दिया था कि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की नंबर में कोई फर्क नहीं होता। ये सोडियम है। अब ये जो है ये ग्राउंड स्टेट में है दोस्तों, इसको आद्य अवस्था कहते हैं हिंदी में। आद्य अवस्था का मतलब ये होता है कि जब बाहर से एनर्जी वो ना ले रहा हो तब उसे कहा जाता है ग्राउंड स्टेट अथवा आद्य अवस्था। अब सपोज करते हैं कि इसको आप बाहर से एनर्जी देना स्टार्ट कर देते हैं, या तो गर्म करने के माध्यम से या तो रेडिएशन के माध्यम से आप इसको बाहर से एनर्जी देना स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया उसको फिर इमिट करता है, मतलब उत्सर्जित कर देता है। तो जब उत्सर्जित करेगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो हमेशा प्लस होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा।
जो इलेक्ट्रॉन को दान देगा, जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, तो दान करने वाला जो है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना यहां से निकाल देगा, तो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 बचा। मैंने अभी अभी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लिखेंगे सोडियम पॉजिटिव लिखेंगे। तो सोडियम पॉजिटिव, अब ये क्या हो गया, आयन में हो गया दोस्तों। यहां पास जो सोडियम था ये परमाणु था, लेकिन यहां पास ये जब कन्वर्ट हुआ तो ये आयन में कन्वर्ट हो गया। ये करने की प्रॉपर्टी किसमें होती है, अल्फा किरणों में होती है। अच्छा, तीसरा और आखिरी क्वेश्चन इसमें यह पूछा जाता है कि इनकी वेधन क्षमता क्या होती है। तो अल्फा किरणों की वेधन क्षमता कम होती है दोस्तों, सबसे कम होती है। ये आप ध्यान रखिए, तीनों में सबसे कम जो है वो अल्फा की होती है, क्योंकि देख रहे हैं इसमें जो है द्रव्यमान भी साथ में है। तो अगर इनके पास द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मतलब ये है इनकी भेदन क्षमता जो है वो कम होगी, सबसे कम होती है भेदन क्षमता, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं बीटा किरणों के बारे में। बीटा किरणें क्या होती हैं, बीटा किरणें जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं। बीटा किरणें जो है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, मिलकर बनी होती हैं, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऋणात्मक होती हैं। क्या होती हैं, ये ऋणात्मक होती हैं, इनमें निगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक होती हैं। इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो अल्फा से ज्यादा होती है, अल्फा से ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं, ये हमेशा एनोड की तरफ विचलित होती हैं, एनोड की तरफ ये विचलित होती हैं। इन सारी चीजों को दोस्तों आराम से आप नोट्स बना लीजिएगा अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनोड की तरफ ये विचलित होती है, एनोड की तरफ विचलित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी चीजें अल्फा के बारे में, ये स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लें अथवा रफ में नोट कर लें, अथवा बीटा के बारे में ये चीजें आप देख लें। ये एनोड की तरफ जाती है तो ये कैथोड की तरफ जाएंगी। नेक्स्ट जो आती है वो गामा रेज जो आती है, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम गामा रेज को भी समझाते हैं। ओके, अब देखते हैं गामा रेज के बारे में। गामा रेज क्या करती है, गामा रेज दोस्तों जो होती है, तो हमने देखा था कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, गामा में कोई आवेश नहीं होता। इस कारण से इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है, भेदन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे अधिक होती है इनकी वेधन क्षमता। दोस्तों अगर आपको ये एक बार में समझ में ना आया हो लेक्चर, तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, रफ में नोट्स बनाएं, और जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट करिए। आपके कमेंट के ऊपर ही हम अपना नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।